हेलो एवरीवन, आई एम नवदीप एंड यू आर वाचिंग स्वयं की प्राइवेट क्लासेस। और आज हम मिल्क साइंस का लेक्चर 2 शुरू करने वाले हैं। अब तक हमने विटामिन्स, मिल्क फैट, लैक्टोज, प्रोटीन, इन सब के बारे में जो है मिल्क का जो कंपोजिशन है इस सब के बारे में बात कर ली है। आज हम मिनरल्स के से शुरू करेंगे। तो मिल्क के अंदर जो मेन मिनरल है वो है कैल्शियम। मेजर सोर्स होता है मिल्क कैल्शियम का। The calcium phosphorus ratio is 1:2 in milk is regarded as most favorable for bone development। तो कैल्शियम फोस्फोरस रेशियो जो है 1:2 में ही हमें यहाँ पर मिलता है। ये थोड़ा 2:1 होता है वैसे। 2:1 ज्यादा सही लगेगा रिस्पेक्टिवली। मतलब कि मिल्क के अंदर जो है टू दो हिस्से तो कैल्शियम के मिलेंगे और एक हिस्सा किसका मिलेगा, फोस्फोरस का। और सेम रेशियो जो है हमारी बोन के लिए हमें चाहिए होता है। मतलब बोन को भी हमें बोन की फॉर्मेशन के लिए भी हमारी बोन के अंदर भी दो हिस्से जो है फोस्फोरस के, सॉरी, कैल्शियम के होते हैं और एक हिस्सा किसका होता है, फोस्फोरस का। यानी कि अगर हमारी बोन्स के अंदर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 100 ग्राम अगर कैल्शियम है तो 50 ग्राम क्या होगा, फोस्फोरस होगा। तो सेम ही रेशियो जो है मिल्क के अंदर मिलता है। तो जिस वजह से जो है हमारा ये मिल्क जो है बोन डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा सोर्स होता है। मिल्क इज रेदर लो इन आयरन। मिल्क किस में लो होता है, किस आयरन के अंदर जो है डेफिशिएंट होता है। इसके अलावा कॉपर और आयोडीन इन सब के अंदर जो है डेफिशिएंट होता है मिल्क। कम रेशियो, मतलब कम परसेंटेज इसमें इसको जो है इसके अंदर हमें जो है मिल्क देखने को मिलता है। एनर्जी वैल्यू की बात करें, एनर्जी मतलब कि कितनी एनर्जी, किस सोर्स से कितनी एनर्जी हमें जो है मिलेगी। तो मिल्क द एनर्जी वैल्यू इट इज ड्यू टू द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो मिल्क के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें जो है एनर्जी मिलती है। तो हमें एनर्जी तीन ही चीजों से मिलती है। एक तो फैट से मिलती है, एक प्रोटीन से और एक शुगर से। शुगर तो जो है अपना डायरेक्ट सोर्स होता है एनर्जी का। डायरेक्ट सोर्स या सिंपलेस्ट जो सोर्स होता है वो शुगर या कार्बोहाइड्रेट होता है। फैट जो है ये मतलब काफी ज्यादा कंडेंस्ड सोर्स होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि काफी मतलब थोड़ी सी फैट के अंदर भी काफी मतलब रिच सोर्स होता है एनर्जी का। या ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा फैट होता है वो रिच सोर्स होता है एनर्जी का। तो जैसे अगर 1 ग्राम के अंदर जो है 1 ग्राम जो मिल्क फैट है वो हमें कितनी एनर्जी देगी, 9.3 कैलोरी। और जो 1 ग्राम जो है अपना मिल्क प्रोटीन है वो कितना एनर्जी देगा, 4.1। और सेम एनर्जी जो है हमें मिल्क शुगर देगी। इसके अलावा अगर एनर्जी वैल्यू बफेलो मिल्क की और काउ मिल्क की देखें तो हमें देख सकते हैं कि अगर हम 100 ग्राम काउ मिल्क कंज्यूम करेंगे तो हम हमें मिलेगी 75 कैलोरी जो है एनर्जी। इसके साथ ही अगर बफेलो मिल्क की बात करें तो इसके अंदर हमें मिलेगा 100 ग्राम कैलो 100 ग्राम अगर हम मिल्क कंज्यूम करते हैं तो हमें 100 कैलोरी जो है एनर्जी मिल जाएगी। जस्ट ए सेकेंड। ये यहाँ ना जो के लिख रखा है ये गलत है। कैलोरी में ही मिलता है, किलो कैलोरी हो जाएगा। अगर केसी का मतलब तो किलो कैलोरी हो जाएगा। तो कैलोरी में ही जो है हमें मिलता है। तो मिल्क फैट से हमें 9.3 कैलोरी और मिल्क प्रोटीन और मिल्क शुगर से 4.1 कैलोरी जो पर ग्राम पर हमें जो है एनर्जी मिलती है। इसके अलावा तो जैसे हमने मीट में देखा तो मीट किस में डेफिशिएंट था, कैल्शियम में डेफिशिएंट था और आयरन उसके अंदर खूब मिल रहा था। पर मिल्क के अंदर जो है कैल्शियम तो खूब मिल रहा है पर आयरन जो है डेफिशिएंट है। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कंपोजिशन ऑफ मिल्क। तो ऐसे फैक्टर्स जो है मिल्क का कंपोजिशन जो है अफेक्ट करते हैं। मिल्क का कंपोजिशन इन द सेंस कि अगर मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे जो मिल्क के अंदर या तो फैट कम हो या फिर हो सकता है कि किसी स्पीसीज के या किसी ब्रीड के अंदर उसका जो है मतलब फैट या फिर प्रोटीन कम हो, शुगर कम मतलब लैक्टोज कम हो। तो ये सब चीजें कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं, यानी कि मिल्क के कंपोजिशन को क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं।
तो इन सब का देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्पीसीज का। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से फैक्टर जो है हमारी मिल्क के कंपोजिशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पीसीज। तो स्पीसीज वाइज डिफरेंशिएशन कंपोजिशन हमें मिलता है, मतलब कि काउ मिल्क के अंदर अलग कंपोजिशन होगा, यानी कि काउ मिल्क के अंदर जो है हमें फैट परसेंटेज कम मिलता है। और एसएनएफ भी कंपैरेटिवली, मतलब अगर कंपैरिजन करें बफेलो से, तो एसएनएफ भी कम मिलता है। तो काउ मिल्क के अंदर कुछ मतलब अलग होता है मिल्क का थोड़ा कंपोजिशन, बफेलो मिल्क के अंदर और अलग होता है, ह्यूमन मिल्क के अंदर और ज्यादा अलग होता है। तो सब एनिमल्स के या मतलब अलग अलग जो स्पीसीज होती हैं, उन सब का जो है मिल्क का कंपोजिशन अलग अलग होता है। इसके अलावा ब्रीड, हर एक ब्रीड टू ब्रीड भी डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर अपनी एक भैंस है जो है अपनी मुर्रा है, दूसरी भैंस जैसे जाफराबादी है, या एक है बादावरी, तो बादावरी में सबसे ज्यादा मिल्क फैट परसेंट जो है मिलता है। और बफेलो में कंपैरेटिवली कंपैरिजन करें तो थोड़ा कम मिलता है मिल्क फैट। तो ब्रीड टू ब्रीड भी जो है मिल्क का कंपोजिशन जो है हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हाई यील्डिंग ब्रीड्स, तो एचएफ के अंदर बहुत ज्यादा कम, सबसे कम जो है वर्ल्ड के अंदर एचएफ के अंदर हमें जो है फैट परसेंटेज देखने को मिलता है। अगर उसके साथ ही अपनी जो इंडिजीनियस ब्रीड्स है जैसे कि साहिवाल है, उसको कंपैरिजन करें तो इसके अंदर फैट एचएफ के कंपैरिजन में ज्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे ही जो जर्सी होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो है लैक्टोज, यानी कि मिल्क शुगर सबसे ज्यादा जर्सी ब्रीड के अंदर देखने को मिलता है। तो ब्रीड टू ब्रीड भी मिल्क का कंपोजिशन अलग अलग होता है। आवाज साफ आ रही है भाई अनिल? हाँ भाई, बिल्कुल बढ़िया रही। ओके। इसके अलावा ब्रीड के अलावा जैसे इंडिविजुअलिटी भी, मतलब एक मान लीजिए एक ही ब्रीड के हैं, मतलब जानवर तो एक ही ब्रीड का है। मान लीजिए दोनों की दोनों भैंस, हमारे पास दो भैंस है, दोनों की दोनों मुर्रा है। पर कुछ ना कुछ हर एक एनिमल टू एनिमल भी डिपेंड करता है कि किसी एनिमल का दूध क्या का कंपोजिशन थोड़ा अलग हो, किसी दूसरे एनिमल का दूध का कंपोजिशन थोड़ा अलग हो। तो एनिमल टू एनिमल या इंडिविजुअली भी जो है चीजें डिपेंड करती हैं। सो इंडिविजुअलिटी भी आ गई इसके अंदर। इंडिविजुअल वेरिएशन एग्जिस्ट इन ईच एनिमल ऑफ द हर्ड। तो एक हर्ड के, हर्ड मतलब झुंड की, तो एक हर्ड के अंदर भी अगर सेम स्पीसीज और सेम जो है ब्रीड के एनिमल है, तो भी उनके अंदर थोड़ा डिफरेंस देखने को हमें मिल सकता है। तो ये सारे जो फैक्टर हैं वो किसके हैं, कि कौन कौन से फैक्टर हमारे मिल्क के कंपोजिशन को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा है अपना इंटरवल ऑफ मिल्किंग। अगर ज्यादा लंबे टाइम के बाद, मतलब सुबह हमने निकाला दूध 6 बजे और शाम को हम निकाल रहे हैं 9 बजे, तो वो क्या हो गया, लंबा इंटरवल हो गया मिल्किंग का। तो ज्यादा इंटरवल होगा तो मिल्क तो ज्यादा बनेगा, वहां पर हमें ज्यादा मिल्क देखने को मिलेगा, पर उसके अंदर जो फैट का परसेंटेज है या फैट का कंटेंट है वो कंपेरेटिवली कम मिलेगा। पर अगर जब हम बात करें कि शॉर्टर इंटरवल पर, मान लीजिए हमने सुबह 6 बजे निकाला दूध और शाम को हम 4 बजे निकाल रहे हैं, तो वहां मिल्क तो थोड़ा मिलेगा, पर उसके अंदर जो है फैट का परसेंटेज जो है ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ऐसे भी जो मिल्क का कंपोजिशन वेरी करता है। इसके अलावा कंप्लीटनेस ऑफ मिल्किंग, ये हमने पहले भी बात की थी। जैसे अगर हम इनकम्प्लीट मिल्किंग करेंगे, मतलब कि हमने शुरू शुरू का दूध निकाल लिया और आखिर वाला दूध निकाला ही नहीं, तो उस वजह से जो है फैट का कंटेंट कम हो जाएगा, क्योंकि आखिर वाले दूध के अंदर क्या होता है, जो स्ट्रिपिंग्स जिसे हम बोलते हैं, लास्ट मिल्किंग को क्या बोलते हैं, स्ट्रिपिंग्स। स्ट्रिपिंग का मतलब क्या होता है, दोनों उंगलियों से को बंद करके, मतलब दो उंगलियों के या अंगूठे और उंगली से जो है आखिरी दूध को निकालना, उसे बोलते हैं स्ट्रिपिंग्स। तो जो स्ट्रिपिंग्स होती हैं वो रीच होती है किसके अंदर, फैट के अंदर। यानी कि आखिरी जो दूध होता है वो किसके अंदर रीच होता है, मतलब उसके अंदर किस चीज का कंटेंट ज्यादा मिलता है, फैट का कंटेंट ज्यादा मिलता है। तो मान लीजिए अगर हमने किसी कारण से शुरू का दूध निकालिया और आखिर का दूध हमने नहीं निकाला, तो उसके अंदर क्या होगा, जो फैट कंटेंट है उस मिल्क के अंदर कम देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर क्या बच गया, रेजिडुअल मिल्क जो है बच गया। तो इस वजह से भी कंपोजिशन जो है वेरी कर सकता है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक दिन में कितनी बार हम दूध निकालते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई हाई यील्डिंग, कोई ऐसा एनिमल है हमारे पास जिसका दूध का उत्पादन काफी ज्यादा होता है, तो उस एनिमल के अंदर जो है अगर हम 3 बार दूध निकालते हैं एक दिन में, तो उसका जो यील्ड का जो परसेंटेज है वो कैसे बढ़ जाएगा, मतलब 25% तक जो है। मान लीजिए एक एनिमल है जो 10 किलो दूध दे रहा था, पर हम उसका, मतलब 10 किलो तो काफी अजीब लगेगा वैसे सोचने में। मान लीजिए एक एनिमल है 20 किलो दूध दे रहा था, पर हम
अब दो, पहले हम 2 टाइम पर मतलब 2 टाइम एक दिन में 2 बार दूध निकाल रहे थे, अब हम 3 बार निकालने लगे। तो फिर क्या होगा, अगर हम ऐसा करने लगे तो वो 20 किलो दे रहा था तो फिर वो 5 किलो मतलब 25 किलो दूध देने लग जाएगा। तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? एक तो हमें जो उसकी जो है फीडिंग बढ़ानी पड़ेगी एक तो, साथ में मान लो एक हमारा एनिमल है, उसका अडर है। अडर मतलब लेवटी, या मतलब लेवटी या अयन जिसे बोल देते हैं। तो अगर दूध नहीं निकाला है तो वो भरा रहेगा दूध से। और अगर भर गया एक बार, मान लीजिए हमने सुबह दूध निकाला था 6 बजे, और दोपहर में 2 बजे उसका दूध से मतलब अडर जो है पूरा भर चुका है, बन चुका है जितना बढ़ना था मिल्क। तो उसके के बाद क्या होगा, उसके अंदर प्रेशर बन जाएगा, और प्रेशर बन जाएगा तो क्या होगा कि और दूध बढ़ना बंद हो जाएगा। पर अगर वही काम हम क्या करें कि एक बार 6 बजे दूध निकाल लिया, फिर हम 1 बजे दूध फिर से निकालते हैं, तो क्या होगा कि उसके अंदर प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब दूध निकाल लिया तो जो ऑर्डर है उसके अंदर प्रेशर कम हो जाएगा। तो उस प्रेशर कम हो गया तो मतलब क्या होगा, फिर से जो है दूध बढ़ने लग जाएगा। तो इस वजह से जो है 1/3 रोल इसका भी होता है इसके अंदर, कि अडर के अंदर प्रेशर कम होगा तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर हम मिल्किंग की करेंगे तो ज्यादा मिल्क जो है प्रोड्यूस होगा। समझ आ रहा है? तो हाँ ये जी भाई। ये कुछ अपने फैक्टर हैं, इसके आगे और देखते हैं हम। जैसे कि इरेगुलरिटी ऑफ मिल्किंग, मतलब हम एक बार तो दूध निकाल रहे हैं 6 बजे, आज हमने सुबह 6 बजे निकाला, कल हम 7 बजे निकाल रहे हैं, परसों हम 4 बजे निकाल रहे हैं सुबह दूध। तो वो फ्रीक्वेंसी जो है बदल गई। तो अगर हम ऐसे ही मतलब एक टाइम पर अगर दूध नहीं निकालेंगे तो उसका जो है यील्ड जो है मिल्क का वो कम हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंट हम चेंजेस करते हैं उसकी मिल्किंग के अंदर तो उसका जो है मिल्क प्रोड्यूस वो जो है एनिमल कम करेगा। इसके अलावा डे टू डे मिल्किंग, मतलब एक चीज ये भी होती है कि आज थोड़ा सा आज का कंपोजिशन अलग हो सकता है एनिमल के मिल्क का, और कल का थोड़ा अलग हो सकता है, थोड़ा बहुत तो ये इस तरीके से भी वेरी करता है। इसके अलावा अगर एनिमल को कोई डिजीज हो रखी है या एबनॉर्मल कंडीशन है तो वो भी जो है उसके मिल्क के कंपोजिशन को जो है अल्टर कर देता है, मतलब उसके मिल्क के कंपोजिशन को बदल देता है। मान लो कि किसी एनिमल को क्या हो रखा है, मेस्टाइटिस हो गया, तो उसका कंपोजिशन, मिल्क का जो कंपोजिशन है वो बदल जाएगा। अगर कोई और बीमारी हो गई है तो मतलब नॉर्मली क्या देखने को मिलता है हमें कि एनिमल का जो है मिल्क जो है मतलब दूध घटा देता है वो एनिमल किसी भी बीमारी के अंदर। तो अगर कोई डिजीज या एबनॉर्मल कंडीशन हो भी जाती है तो भी जो है मिल्क का कंपोजिशन जो है बदल जाता है, घटा भी देगा, और साथ में जो है उसका कंपोजिशन भी एक मतलब वेरी कर सकता है। तो अगर क्वेश्चन आता है आपके एकेडमिक ईयर के एग्जाम में कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि मिल्क के कंपोजिशन को बदल देते हैं, तो तीन तो सीधे हमारे हमें क्या याद रखने हैं। एक तो स्पीसीज, एग्जाम्पल दे देंगे 2 स्पीसीज का, जैसे कि काऊ और बफेलो। दूसरा फिर ब्रीड, तो उसमें भी हम एग्जाम्पल दे देंगे एक ही स्पीसीज की 2 ब्रीड्स का। इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, इंडिविजुअलिटी भी रख सकते हैं कि अलग एक एनिमल जो है अलग, उसके मिल्क का कंपोजिशन जो है अलग हो सकता है दूसरे एनिमल से। इसके अलावा हमने जैसे बात करी कि कितनी फ्रिक्वेंटली हम जो जो है मिल्किंग करते हैं, एक टाइम पर मिल्किंग करते हैं या नहीं करते, जैसे कि क्या था अपना इरेगुलरिटी ऑफ मिल्किंग, या डे टू डे मिल्किंग में भी हो जाता है कुछ कुछ फर्क, या किसी एनिमल को कोई डिजीज हो रखी है उस वजह से भी, या कंप्लीटनेस ऑफ मिल्किंग कम कर रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा दूध निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे, उस वजह से भी जो हमें मिल्क का कंपोजिशन जो है अलग देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पोर्शन ऑफ मिल्किंग, तो जो हमने पहले भी 2-3 बार बोल चुके हैं हम, जो फोर मिल्क होता है, फोर मतलब जहां भी फोर आए उसका मतलब क्या होगा, आगे का, आगे वाला हिस्सा। यानी कि जैसे हम बात करते हैं फोर लिम्ब, फोर लिम्ब, लिम्ब मतलब पैर, और फोर मतलब आगे वाला, तो आगे वाले पैर। फोर मिल्क यानी कि आगे का मतलब शुरू का, जो शुरू का जो दूध निकालते हैं वो क्या होता है, लो, उसके अंदर जो फैट परसेंटेज होता है वो कम होता है, लेस देन 1%। और स्ट्रिपिंग्स जो हमने पीछे बात करी थी, स्ट्रिपिंग्स यानी कि आखिर का दूध निकालते हैं जो, उसके अंदर जो फैट परसेंटेज है वो 10% से भी ज्यादा तक हो सकती है। तो जो स्ट्रिपिंग्स है वो हाई इन फैट परसेंटेज होता है, और जो फोर मिल्क होता है यानी कि जो शुरू वाला दूध होता है वो लो होता है, फैट मतलब फैट परसेंटेज उसका जो है कम होता है। तो पोर्शन ऑफ मिल्किंग भी अफेक्ट करता है मिल्क के कंपोजिशन को। इसके अलावा स्टेज ऑफ लैक्टेशन, कि किस स्टेज के ऊपर है लैक्टेशन के। अगर शुरू का स्टेज है मतलब अभी ब्याई है,
तो उसके अंदर क्या होगा, कोलेस्ट्रम होगा, और कोलेस्ट्रम के अंदर जो है प्रोटीन ज्यादा होता है, और फैट का जो परसेंटेज है वो कम होता है। तो इस तरीके से भी जो है लैक्टेशन का भी जो है फर्क हमें देखने को मिलता है कि किस टाइम पर हम दूध ले रहे हैं एनिमल से, शुरुआत में 1-2 दिन के अंदर ही ले रहे हैं, या बिल्कुल अभी जो है ड्राई होने वाली है काऊ, मतलब कि नाटने वाली है, उस टाइम पर ले रहे हैं, तो उस टाइम पर भी हमें जो है जो फर्क देखने को मिलता है कंपोजिशन में। तो शुरू में इसके अलावा यील्ड का भी जो है फर्क देखने को मिलता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मिल्क यील्ड ज्यादा है तो फैट का जो परसेंटेज होगा उस मिल्क के अंदर वो क्या होगा, कम मिलेगा इनवर्सली। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसमें क्या होता है कि एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घटेगी। तो अगर अगर किसी एनिमल का जो मिल्क यील्ड है वो ज्यादा है, तो उसका जो फैट यील्ड है वो कम, मतलब फैट, उसके अंदर फैट परसेंटेज जो है वो कम देखने को मिलेगा। जैसे कि एच एफ की एक खास बात बताओ भाई अनिल। इसका मिल्क ज्यादा है तो उसके फैट परसेंटेज कम है इसमें समथिंग। हाँ, ये वर्ल्ड की ऐसी मतलब ब्रीड है, या बोल सकते हैं काऊ है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा मिल्क, मतलब मिल्क इसका जो है यील्ड जो है सबसे ज्यादा होता है। तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन सी ब्रीड का मिल्क यील्ड सबसे ज्यादा होता है, तो वो है एच एफ, होलिस्टीन फ्राइसीन। तो हाई यील्ड है होता है, इसके अंदर मिल्क सबसे ज्यादा देती है ये, पर इसके का जो मिल्क फैट है वो 3% के नियर अबाउट होता है, तो इसका जो फैट परसेंटेज है वो कम होता है। इसके अलावा फीडिंग भी के ऊपर भी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर पर ये टेम्परेरी इफेक्ट है कि अगर किसी एनिमल को खराब खाना मिल रहा है तो उसका मिल्क का जो है कंपोजिशन थोड़ा डगमगा सकता है। बाकी सीजन टू सीजन भी वैरी करता है कि मिल्क का कंपोजिशन किसी जैसे आपने सुना भी होगा कि एक सीजन में जैसे ठंड में या गर्मी में एनिमल जो है, एनिमल का दूध का जो है थोड़ा सा फैट परसेंटेज कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, ये चीजें भी होती हैं। तो द परसेंटेज ऑफ बोथ फैट एंड सॉलिड नॉट फैट shows slight but very defined variation during the course of year। अलग अलग सीजन में जो है फैट और जो एसएनएफ का परसेंटेज है वो थोड़ा थोड़ा वेरी करता रहता है, तो सीजन भी इस चीज को अफेक्ट करता है। इसके अलावा एज एज भी जो है अफेक्ट करती है किसी एनिमल के जो है मिल्क के कंपोजिशन को। तो फैट परसेंटेज इन मिल्क डिक्लाइंस स्लाइटली एज द काउ ग्रोज ओल्डर। जैसे जैसे एनिमल जो है बूढ़ा होता है तो उसका जो फैट परसेंटेज होता है वो कम होने लग जाता है, उसके मिल्क के अंदर जो फैट परसेंटेज है वो कम होने लग जाता है। अनिल, एसएनएफ क्या होता है? एसएनएफ, सॉलिड नॉट फैट। और इसका मतलब क्या है? मतलब दूध में मतलब जो क्या बताऊं आपको, पानी की मात्रा कह सकते हो आप, या मतलब जो फैट ना है ओके, और जो कंपोजिशन है वे मतलब कम घटक हैं दूध में पानी, के हैं पानी के बारे में क्या इंग्रेडिएंट। बोला था? मतलब फैट ना हो के और जो भी इंग्रेडिएंट है ना वो सॉलिड नॉट फैट है। हाँ, थोड़ा सा, और मतलब पानी का पता नहीं क्या बोला, बाकी तो ठीक है। तो अगर दूध है, दूध से हम क्या निकालते हैं, एक तो पानी निकालते हैं और दूसरा फैट निकालते हैं, तो जो चीज बच जाएगी ना हाँ उसे हम बोलते हैं एसएनएफ। इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके हाँ अंदर होता है लैक्टोज यानी कि शुगर, प्रोटीन्स, केसिन वगैरह, और तीसरा जो विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं वो सब चीजें होती हैं इसके अंदर। तो दूध से क्या निकाल दें, मिल्क फैट, और दूसरा क्या निकाल दें, वाटर कंटेंट, तो क्या बच जाएगा, एसएनएफ। मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में आता है ना कि एसएनएफ को डिफाइन करो, तो एक छोटा सा मतलब बॉक्स बना के उसमें ये भी लिख सकते हो, एसएनएफ इज इक्वल टू मिल्क माइनस मिल्क फैट माइनस जो है वाटर कंटेंट। तो मतलब डायरेक्टली वही चीज देखेगा एग्जामिनर, और फिर आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं, अगर लिखना भी नहीं आता है आपको तो। इसके अलावा आगे देखते हैं कि कौन कौन से और फैक्टर जो है मिल्क के कंपोजिशन को अफेक्ट करते हैं। कंडीशन ऑफ काउ एट काविंग। अगर किसी एनिमल की कंडीशन काफी अच्छी है, मतलब ठीक ठाक है, मतलब दही पर मतलब मांस दिखा है, तो अगर गुड फिजिकल कंडीशन है तो उसका जो फैट यील्ड है या फैट परसेंटेज है वो हाई देखने को मिलेगा। अगर बिल्कुल ही सूखा सा एनिमल है तो उसका जो फैट परसेंटेज है वो हमें कम देखने को मिलेगा उस एनिमल के अंदर। इसके अलावा एक्साइटमेंट,
एक्साइटमेंट, मान लीजिए हमारी भैंस जो चिमक गई या मतलब बिदक रही है एक तरीके से भैंस या गाय, तो उस वजह से क्या होगा कि उसके अंदर क्या होगा, मिल्क ईल्ड, और मिल्क ईल्ड यानी कि एक तो दूध कम हो सका है, साथ में उसका कंपोजिशन भी जो है बदल सका है। सो एक्साइटमेंट लीड्स टू ट्रांजिएंट यानी कि थोड़े टाइम के लिए फ्लक्चुएशन इन yield and composition। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एंड हॉर्मोन्स, so certain drugs may affect temporary change in the fat percentage, injection or feeding of hormone result in increase of both milk yield and fat percentage। तो कुछ हॉर्मोन्स ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है अपना कुछ टाइम के लिए जब तक हम वो लगाएंगे तब तक उसकी जो है, या टेम्परेली जो है उसका उसके अंदर मिल्क यील्ड और मिल्क फैट यील्ड दोनों, या मिल्क फैट परसेंटेज जो है हमें हाई देखने को मिलेगा। इसके अलावा तो ये था अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंपोजिशन ऑफ मिल्क। जल्दी से भाई अनिल, एक दो या पांच दस बता दे तू मेरे को, या सात आठ बता दे क्या क्या फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे किसी भी एनिमल के मिल्क कंपोजिशन को। एक तो स्पीसीज होगा जिस तरह जो भी है, हाँ हाँ, बस सबसे हेडिंग पहले हेडिंग तो हेडिंग स्पीसीज हेडिंग होगा। बताता जा। अच्छा, और उसके बाद होगा जिस तरह अपने इंटरवल ऑफ मिल्क भी हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ मिल्क, इंटरवल ऑफ मिल्क हो गया। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ मिल्क मतलब कितना टाइम निकाला आपा। हाँ हर ब्रीड का अलग अलग वो है, फैट कंपोजिशन है। हाँ और एक जिस तरह आपा इंडिविजुअल मतलब लोकेशन भी क्या है इसका, या हर्ड में हर एनिमल का अलग अलग होगा। हाँ, इंडिविजुअलिटी। और डे बाय डे होगा, मतलब दिन बाय दिन मतलब अलग हो चलो सकता है, किसी दिन अलग भी हो सकता है। हाँ हाँ, बढ़िया और बढ़िया। एक अगर डिजीज है तो उस टाइम पे भी अलग हो सके है। हाँ, मिल्क का एज कंपोजिशन का फैक्टर मतलब होगा क्या जिस है? तरह, चलो ये तो आ गया मतलब समझ में। जिस तरह की उसमें फैट परसेंटेज वगैरह अप डाउन होना, जिस तरह या मिल्क मिल्क की यील्ड अप डाउन होना। हाँ, मिल्क कंपोजिशन का मतलब है कि उसके अंदर जो कंपोनेंट है, उसके अंदर जो घटक है, उसका अप डाउन होना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वो है ठीक तो। है। चाहे वो प्रोटीन हो या शुगर हो, ये सब चीजें। तो सबसे हाँ कम जो चीज हाँ अप डाउन हो है ना, वह कौन सी हो है? मिल्क के अंदर शुगर हो है। हाँ, यह बात याद रखनी है, मतलब अगर काफी ठीक है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन कोई बनाएगा ना मेंस के टाइम पर, तो वो यो हाँ हाँ, कि जो कौन सी चीज है जो आप जिस तरह आप चेक करें अगर कि इसके अंदर पानी मिला रखा है कि नहीं मिला रखा। तो मान ले के एनिमल मतलब एक डॉली लैक्टोमीटर। पानी मिला दिया, तो उसके अंदर मतलब दूध के अंदर पानी मिला दिया, तो उसके अंदर अगर उसका लैक्टोज का कंटेंट भी थोड़ा इन उन्न हो पाया है, तो उसका मतलब क्या है कि इसके अंदर पानी मिला रखा है। तो सबसे ज्यादा ठीक। मतलब किसी एनिमल के अंदर हो सका है कि फैट कंटेंट तो कम हो ज्यादा हो, या ज्यादा चीज तो अपन वेरी करने देखने मतलब अलग अलग देखने मिल सका है। पर जो लैक्टोज का कंटेंट है ना, वो ज्यादा वेरी को नहीं करता। अब हम ठीक देखेंगे है। सोर्सेज ऑफ बैक्टीरियल कंटामिनेशन ऑफ मिल्क। तो मिल्क के अंदर जो है बैक्टीरियल कंटामिनेशन के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, कि कहाँ कहाँ से हमारे जो मिल्क के अंदर जो है बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। इसको शुरू करने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि जो दूध बनता है ना, जब वो अडर के अंदर होता है वो बिल्कुल स्टराइल होता है, यानी कि उसके अंदर एक भी बैक्टीरिया वगैरह नहीं होता। ये चीज देखने की है। तो बैक्टीरिया वगैरह या कोई भी चीज हमारे मिल्क के अंदर आती कहाँ से है? तो वो चीज आती कहाँ से है? सबसे पहले तो जो अपना अडर है, सेकंड, जैसे ये है अपना एनिमल का अडर, समझ जाइयो। तो यहाँ थी अपनी जो है ग्लैंड थी, मेमोरी ग्लैंड, और उसके अंदर भी सिस्टर्न वगैरह या एल्वोलाई ये सब होता है। मतलब अगर हम एनाटॉमी करेंगे तब अच्छे से समझ आएंगे। तो इसके अंदर जैसे दूध बन गया, तो यहाँ पर तो दूध है जो है वो क्या होगा, बिल्कुल स्टराइल होगा। स्टराइल का मतलब क्या, कि वहां पर ना तो मतलब कोई भी कंटामिनेशन ना हो किसी चीज के अंदर, उसे बोलते हैं स्टराइल, की उसके अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह ना हो। पर जैसे ही ये एनिमल जो है ये दूध मतलब ये थन थन के अंदर जो है, टीट के अंदर जो एक कैनाल होती है, इस कैनाल को क्या बोलते हैं भाई? जिस नलकी के कितना दूध निकल के आया करे, इसका मैं एक पतली सी जो है एक नलकी हो, उसने क्या है ना बेरा है, नहीं पता भाई। इसको बोलते हैं स्ट्रीक कैनाल, STREAK। या फिर मिल्क डक्ट भी बोल देते हैं, पर स्ट्रीक कैनाल सबसे अच्छा है वर्ड है, स्ट्रीक
ओके। कैनाल। तो जैसे ही मिल्क यहाँ आता है ना, तो इसके अंदर होता है काफी ज्यादा बैक्टीरियल लोड। क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही एनिमल ने दूध हमने एनिमल से दूध निकाला, तो उसके बाद क्या होता है कि उसका जो स्पिंचर है, मतलब स्पिंचर एक बार बता दूं मैं, जैसे कोई भी अपना ऑर्गन है ना, तो उस वो यूं खुला कौन रहता हमेशा। तो इसके अंदर यहाँ पर कोई किसी भी ऑर्गन की ओपनिंग हो है, जैसे कि अपना स्टमक है तो उसके अंदर भी स्पिंचर होते हैं, इंटेस्टाइन है उसके अंदर भी एनएस है, वहां भी जो है मसल्स टाइटली बंद होती हैं। अपना जो मल द्वार होता है वहां मसल्स जो है टाइटली बंद होती हैं। किस वजह से? क्योंकि वहां पर क्या है, एनल स्पिंचर है। तो जो चीजें जो भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स को बंद करके रखती है ना मसल्स, उन्हें बोलते हैं स्पिंचर, SPHINTER। ये ऐसा कुछ स्पेलिंग होता है। तो जैसे हमारा स्टमक है, मतलब कि पेट है, तो उसके ऊपर भी एक तो ऊपर की तरफ होता है कार्डियक स्पिंचर, जहाँ से इसोफेगस के एंट्री मारती है स्टमक के अंदर, वहां होता है कार्डियक स्पिंचर। और जहाँ से इंटेस्टाइन शुरू होती है वहां पर होता है पाइलोरिक स्पिंचर। तो ऐसे ही हर जगह पर हमारी बॉडी के अंदर स्पिंचर होते हैं। तो ऐसा ही स्पिंचर जो हमें मिल्क डक्ट के एंड पर देखने को मिलता है। तो यहाँ जो है मिल्क डक्ट बंद हो जाती है, मसल्स जो है यहाँ पर टाइटली बंद हो जाती हैं। तो क्या होता है, अगर जब हम दूध निकाले तो ये एक बार के लिए खुली रहती है थोड़ी टाइम के लिए। और जैसे ये खुली रहती हैं तो यहाँ से जो है बैक्टीरिया वगैरह ऊपर की तरफ जाने लग जाते हैं। तो इस वजह से जो अपना स्ट्रीक कैनाल होती है ना, जहाँ से मिल्क आता है थन के अंदर, जो टीट कैनाल बोलते हैं, मिल्क डक्ट गलत बोला था मैंने, टीट कैनाल बोलते हैं इसको। टीट कैनाल या स्ट्रीक कैनाल बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर काफी ज्यादा बैक्टीरियल लोड हमें देखने को मिलता है। तो ऊपर तो था मिल्क, अडर के अंदर तो बिल्कुल स्टेराइल था मिल्क। पर जैसे ही इसके कांटेक्ट में आता है, इसके अंदर क्या आ जाता है, अपना बैक्टीरियल लोड या बैक्टीरियल कंटामिनेशन जो है मिल्क का हो जाता है। तो एक बार यहाँ देख लेते हैं क्या दे रखा है, उसके बाद हम, अच्छा यहाँ लिख रखा है स्टाइल वगैरह, तो चलो। अनलाइक नेचर्स अदर फूड्स सच एज फ्रूट्स दैट हैव प्रोटेक्टिव कवर, मिल्क विद नो नेचुरल प्रोटेक्शन इज सकल्ड डायरेक्टली बाय द ऑफस्प्रिंग। तो जैसे कि अलग अलग हमारे फूड होते हैं, जैसे कि फ्रूट है, एक फल है, उसके बाहर भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। पर मिल्क के बाहर ऐसा कुछ नहीं है, कोई कवरिंग नहीं होती। डायरेक्टली वो एनिमल या ऑफ स्प्रिंग है किसी भी एनिमल का जो बच्चा है, वो डायरेक्टली उसे पी लेता है। कोई नेचुरल प्रोटेक्शन इसके लिए होता नहीं है। इन द मेमरी ग्लैंड मिल्क इज नॉर्मली स्ट्राइल। तो मेमरी ग्लैंड के अंदर जो मिल्क हमने ऊपर बात करी बिल्कुल स्ट्राइल होता है। However, as it is drawn through the udder, the microflora present in teat canal contaminated. Okay, यहाँ भी सब चीजें दे रखी हैं। तो माइक्रोफ्लोरा किसे बोलते हैं? बैक्टीरिया को बोलते हैं माइक्रोफ्लोरा। और माइक्रोफोना किसे बोलते हैं? माइक्रोफोना बोलते हैं। एक होता है फ्लोरा और एक होता है फोना। मतलब अगर बायोलॉजी की टर्म्स में हम देखेंगे, फ्लोरा फ्लोरा का मतलब होता है कि पेड़ पौधे, और फोना का मतलब होता है कि एनिमल्स। तो माइक्रोफ्लोरा बैक्टीरिया को बोलते हैं और माइक्रोफोना बोलते हैं प्रोटोजोआ को। अभी के लिए इतना नहीं, हम जब ह्यूमन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे कि क्या उसका मतलब होता है। द माइक्रोफ्लोरा प्रेजेंट इन द टीथ कैनाल कंटामिनेटेड। तो ऊपर हमने जो बताया कि जब भी मिल्क जो है मेमरी ग्लैंड से जो है टीथ के थ्रू या टीथ कैनाल के थ्रू जब आएगा, तो उसका जो है कंटामिनेशन हो जाएगा। Even under scrupulous clean condition, freshly drawn milk may contain 400 to 600 bacteria per ml। अगर हम बिल्कुल चीजें साफ सफाई, बहुत ज्यादा अच्छी सी साफ सफाई रखते हैं, तो भी दूध के 1 ml के अंदर क्या होगा, 400 से 600 बैक्टीरिया हमें देखने को मिल जाएंगे। मतलब बिल्कुल साफ सफाई रखते हैं तो भी ऐसा देखने को मिलेगा हमें। सोर्सेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन मिल्क, तो कहाँ कहाँ से जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं वो देखेंगे अब हम। मिल्क एट द टाइम ऑफ सिक्रीशन इज फ्री ऑफ बैक्टीरिया। तो जब इसका सिक्रीशन हो रहा होता है तो ये बिल्कुल बैक्टीरिया वगैरह इसके अंदर कुछ कुछ नहीं होता। However, some microorganisms do migrate from exterior of a cow's udder to teat canal and eventually to the interior of udder। पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो वो जहाँ भी बेडिंग बेडिंग होता है एनिमल का, या ठाण जिसे हम बोलते हैं, तो वहां से टीट कैनाल के थ्रू ऊपर की तरफ चले जाते हैं। These organisms originate from the coat of animal, hand of the milker, farm atmosphere, utensils, soils, feed, manure। तो ये जो organisms हैं जो अंदर चले जाते हैं, वो कहाँ से आते हैं? कि एनिमल के खुद के कोट से आ सकते हैं। इसके अलावा जो है उसके जो है हैंड से आ सकते हैं,
मिलकर के एंड से आ सकते हैं, मतलब या फिर फार्म के एटमॉस्फेयर, उसके आसपास के एनवायरनमेंट से आ सकते हैं। कोई बर्तन है, मिट्टी है, वहां पर जो फीड है या मेन्योर यानी कि वहां पर जो खाद है, मतलब गोबर वगैरह है, तो उन सब से जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आके और टीट कैनाल के थ्रू ऊपर चढ़ सकते हैं एनिमल के अडर में। Even the milk aseptically drawn from healthy cows contain micrococci, lactococci and corynebacterium bovis। अगर हम किसी हेल्दी एनिमल से भी दूध निकालते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बैक्टीरिया हमें देखने को मिलते हैं, जिसके एग्जांपल हो सकते हैं माइक्रोकोकाई, लैक्टोकोकाई या कोर्नेबैक्टीरियम बोविस। इसके अंदर सोर्सेज ऑफ, अच्छा, occasionally, unhealthy cow or milkers can contaminate raw milk with pathogenic bacteria such as species of Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus. Pathogenic can be like Escherichia coli, Mycobacterium tuberculosis, Brucella, Salmonella, Shigella, Corynebacterium virus और Rickettsia। तो हो सकता है कि कई बार या तो एनिमल जो है, मतलब कि जो काऊ या बफेलो दूध दे रही है, वो अनहेल्दी हो, उसको कोई बीमारी हो रखी हो, या हो सकता है कि जो मिल्कर है यानी कि जो दूध निकालने वाला है, उसको कोई बीमारी हो, तो उस वजह से जो है पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है कच्चे दूध के अंदर पनप सकते हैं या जा सकते हैं, क्योंकि एनिमल के थ्रू आए, चाहे वो आए मिल्कर के थ्रू। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। It should also be noted that molds, mainly of species of Aspergillus या Fusarium और Penicillium, could grow in milk and dairy products। इसके अलावा बैक्टीरिया तो होगा ही होगा, मतलब बैक्टीरिया का कंटेमिनेशन तो हो ही सकता है, इसके साथ मोल्ड्स यानी कि फंगस का भी कंटेमिनेशन हमें देखने को मिल सकता है। मेनली कौन कौन से फंगस हमें देखने को मिल सकते हैं मिल्क के अंदर? एस्परगिलस हो गया, फुजेरियम हो गया, पेनिसिलियम हो गया, ये सब जो है हमें मिल्क और मिल्क के जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उसके अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। इफ कंडीशन परमिट, these molds may produce mycotoxins which can be a health hazard। तो मान लीजिए एक एनिमल ने क्या खा लिया, कोई भी फंगस या मोल्ड हो रखा था किसी भी उसके फीड के अंदर, और वो खा लिया, तो मोल्ड उसके पेट में चला गया, पेट के थ्रू उसके ब्लड में जा सकता है। तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब, और ये मोल्ड क्या करते हैं कि ये बनाते हैं क्या, ये सीक्रेट करते हैं टॉक्सिन्स। तो टॉक्सिन्स एनिमल की बॉडी से कहाँ आ सकता है? मिल्क के अंदर भी आ सकता है। तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो माइकोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? मोल्ड या फंगस से जो भी टॉक्सिन आते हैं उन्हें बोलते हैं माइकोटॉक्सिन्स। तो ये ऐसे माइकोटॉक्सिन्स भी जो है मिल्क के अंदर आ सकते हैं। और ये जो माइकोटॉक्सिन है, ये मतलब अगर हम पास्चुराइजेशन करते हैं, मतलब दूध को बहुत ज्यादा उबालते हैं, तो क्या हो सकता है कि बैक्टीरिया वगैरह तो मर भी सकते हैं, पर ये माइकोटॉक्सिन हो सकता है कि इनको कोई भी मतलब इनको कोई भी नुकसान ना पहुंचे, और फिर जब भी पास्चुराइजेशन के बाद हम मिल्क को अलग 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 मतलब लोगों तक या कंज्यूमर्स तक पहुंचाएंगे, तो उन लोगों को अफेक्ट कर सकता है ये माइकोटॉक्सिन्स वगैरह अगर मिल्क के अंदर होंगे तो। मेन स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पॉइलेज का मतलब होता है बिगड़ना, स्पॉइल होना मतलब खराब होना। तो खराब करने वाले मेनली जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कौन कौन से होते हैं? अमंग द मेन स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स विच फर्मेंट लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे दूध है, दूध के अंदर शुगर होती है। एक बात उससे पहले हम कर लें कि जो दूध है वो बेस्ट जो है मीडियम होता है किसी भी बैक्टीरिया वगैरह के लिए ग्रो करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक तो शुगर है जहां से एनर्जी आ जाएगी, इसके साथ ही इसके अंदर जो है प्रोटीन है, और प्रोटीन से क्या आ जाएंगी, जो बैक्टीरिया है उसकी उसके अलग अलग कंपोनेंट्स बनाने के लिए, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए अमीनो एसिड्स आ जाएंगी। तो सारी चीजें उसको दूध के अंदर मिल रही हैं, तो वो आराम से प्रोलिफरेट कर सकता है, यानी कि आराम से उसके अंदर ग्रो कर सकता है, अपना नंबर जो है बढ़ा सकता है। तो एक तो मेन जो दूध को बिगाड़ने या खराब करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि लैक्टोज यानी कि शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल देंगे। उससे होता क्या है, अगर दूध के अंदर जो शुगर है वो लैक्टिक एसिड में बदल गई, तो उसकी जो है पीएच जो है नीचे चली जाएगी, पीएच जो है गिर जाएगी। और जैसे ही पीएच गिरती है, तो जब पीएच ठीक ठाक होती है, तो जो मिल्क के प्रोटीन है वो दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से, ये चार्ज होते हैं मिल्क के प्रोटीन, जिसे हम केजिन वगैरह बोल सकते हैं, वो दूर दूर रहते हैं। पर जैसे ही पीएच गिरती है, तो ये एक दूसरे के, इनका जो चार्ज जो होता है इनके ऊपर, वो खत्म हो जाता है, और ये मिल्क के प्रोटीन एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं। जिस वजह से क्या होता है कि जो हमें उसके अंदर थक्के बन जाते हैं या फिर दूध फटता है, तो तब क्या होता है,
या दूध बैठ जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं कि कोएगुलेशन हो गया मिल्क का। तो उसमें होता क्या है कि उसके अंदर जो प्रोटीन है ना वो बिल्कुल पास पास आ जाता है, क्लम्प करने लग जाता है। तो अगर लैक्टिक एसिड जो है अगर बढ़ जाती है तो क्या होता है कि जो मिल्क का प्रोटीन है वो पहले दूर दूर था ना मिल्क के अंदर एक दूसरे से, वो काफी करीब आ जाए और उसका क्या हो जाता है, कोएगुलेशन हो जाता है। तो एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया इंक्लूड्स टिपिकल लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वो फर्मेंटेड मिल्क, चीज, बटर। तो एक इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि लैक्टोकोकस लैक्टाई सब स्पीसीज लैक्टिस, या लैक्टोकोकस लैक्टिस सब स्पीसीज क्रेनियस, ये कोई खास आपके लिए जरूरी नहीं है, या लैक्टोबैसिलस स्पीसीज, ये याद रख सकते हो। ल्यू ओके, एंड दोज फ्रीक्वेंट फाउंड इन स्टेगनेंट एंड सरफेस वाटर कॉजिंग रैपिड कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये नॉर्मली जो है कहीं भी पानी होता है, पानी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो जो कि हमारे जो है स्टेगनेंट मतलब लंबे टाइम से रखा हुआ जो मिल्क मतलब पानी होता है, या जैसे किसी बर्तन के अंदर लंबे टाइम से जो है पानी ठहरा हुआ था, तो उसके अंदर ये नॉर्मली सरफेस के ऊपर जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो है अगर हम वो पानी किसी मिल्क के अंदर डाल देंगे और लंबे टाइम तक उसको मतलब उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि वो लास्ट में क्या होगा, दूध बिगड़ जाएगा। इसके अलावा देर आर ऑल्सो गैस फॉर्मिंग, कुछ ऐसे भी होते हैं जो मिल्क के अंदर जो है गैस बना देते हैं। तो एरोबैक्टर एरोजेंस हो गए, बैसिलस पोलेक्सीमिया हो गया, या ये सब हो गए। तो इनका क्या होता है कि तो ये सब क्या होते हैं कि गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं। तो इसके अलावा रोपी और स्लाइम मिल्किंग फॉर्मिंग भी होते हैं। मतलब रोपी मतलब दूध क्या होगा एक तरीके से, दूध के अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे, धागे से देखने को मिलेंगे, या मतलब दूध के अंदर मतलब एक तरीके से लंबे लंबे से तार से देखने को मिलेंगे। तो वो होता है रोपी और स्लाइमी मिल्क। तो ये पूछा जा सकता है कि इसका एग्जांपल याद रख लेना, एल्कैलीजिनिस विस्कोस। इसके अलावा स्वीट कर्डलिंग यानी कि कर्डलिंग कर देगा, तो उसके लिए होता है बेसिलस सीरियस। आपके एग्जिट एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जैसे जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना वो याद रख सकते हो। जैसे स्लाइमी और रोपी मिल्क के लिए जो है ये आप याद रख सकते हो, स्वीट कर्डलिंग के लिए एक ही एग्जांपल है, ये याद रख सकते हो। तो आज तो इतना ही हो पाएगा मतलब इस क्लास में, अगली क्लास में देखते हैं। कोई डाउट है तो पूछ ले भाई। ना भाई, कोई डाउट नहीं। मिल्क ऑल्सो कंटेन ईस्ट, तो मिल्क के अंदर कुछ ईस्ट जिसे हम खमीर बोलते हैं, तो वो भी पाया जा सकता है। जैसे सेक्रोमाइसिस के अलग अलग जो स्पीसीज हैं वो मिल सकते हैं। इसके अलावा मोल्ड जिसे हम फंगस भी बोल सकते हैं, तो मोल्ड भी बन सकते हैं जो कि मिल्क का जो है फर्मेंटेशन करवा देंगे और उससे क्या होगा, दूध हमारा बिगड़ जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। In milk, microorganisms that are principally involved in spoilage are psychrotropic organisms surviving in cold। तो कुछ ऐसे भी होते हैं, मान लो हमने सोचा कि हम मिल्क को अगर फ्रीज के अंदर रख देंगे, रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देंगे तो खराब नहीं होगा। पर ऐसे भी कुछ होते हैं जो कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि ठंडे टेम्परेचर के ऊपर जो सर्वाइव कर जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं साइक्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी मिल्क को सीधा रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो वो खराब नहीं होगा, वो भी खराब हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है कि किसका कंटामिनेशन हो, साइक्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स का। तो इतना ही होगा, इसके बाद हम बाद में देखते हैं। मोस्ट साइक्रोट्रोप्स आर डिस्ट्रॉयड बाय पास्चुराइजेशन। तो पास्चुराइजेशन जो है जरूरी होता है, क्योंकि पास्चुराइजेशन क्या होता है, मिल्क को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और टाइम इंटरवल के अंदर जो है उबालने को क्या बोलते हैं, या मतलब गर्म करने को क्या बोलते हैं, पास्चुराइजेशन। जिसकी हेल्प से जो है उसके अंदर जितना भी बैक्टीरिया वगैरह होता है या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो साइकोट्रोप्स जो है पास्चुराइजेशन जो है से जो है डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कोल्ड टेम्परेचर में भी जो सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये रिकमेंडेड नहीं है कि हमें सिर्फ जो है दूध को फ्रीज के अंदर रख देंगे तो खराब नहीं होगा, पास्चुराइजेशन करना उसका है वो जरूरी होता है। However, some like